गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेडिंग डालिए, करंट थ्रू सेमीकंडक्टर। करंट थ्रू सेमीकंडक्टर। तो देखिए, आपने सेमीकंडक्टर्स देखे हैं, पी टाइप के, एन टाइप के और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो करंट फ्लो कराने में कौन कौन हेल्प कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। होल्स को हमने कंपनसेट कर दिया पूरी तरह से कि बाउंड इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं लेंगे और किसका नाम लेंगे हम? होल्स का। ठीक है, तो अगर इस मटेरियल से आपको करंट पास करना है, सपोज तो ये आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ये प्योर भी हो सकता है और इम्प्योर भी हो सकता है। उसमें इलेक्ट्रॉन और होल के नंबर डिसाइड कर लेंगे कि ये पी टाइप है कि एन टाइप है कि इंट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक में बराबर होते हैं। तो ऐसे ही आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हो। तो जैसे सपोज मैंने शो किया, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनमें कुछ होल्स भी हैं। एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? होल्स को। तो अगर इलेक्ट्रॉन होल बराबर है तो कैसा सेमीकंडक्टर है? प्योर। और अगर ये बराबर नहीं है तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर है। तो हमारे पास जब आप इसके ऊपर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाई करेंगे तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनको ड्रिफ्ट कराएगा। तो यहां अगर आप देखेंगे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे किसके अपोजिट? तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर ड्रिफ्ट करेंगे। और होल्स किधर ड्रिफ्ट करेंगे? होल्स विल ड्रिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। तो मुझे बताइए, नेट इफेक्ट ऑफ करंट अगर हम बात करें, करंट नहीं, जीरो कैसे होगा? कौन बोल रहा है जीरो? तो पढ़ा क्यों रहे हैं? जीरो ही कर दें होल और इलेक्ट्रॉन को मिला के। इधर देखो, होल पे चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है। तो इस क्रॉस सेक्शन पे खड़े होके देखो तो पॉजिटिव चार्जेस इधर जा रहे हैं और नेगेटिव इधर जा रहे हैं। इन सबका नेट इफेक्ट अगर आप देखोगे तो नेट पॉजिटिव जिधर आपको दिखाई देगा, जिधर होल्स मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन में टोटल पॉजिटिव चार्ज आप शो कर सकते हैं। तो होल पे तो खुद पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो वो उल्टा आ रहा है। तो इसकी वजह से भी करंट इधर होगा और होल की वजह से भी करंट इधर होगा। एक्चुअल में ये सारे इलेक्ट्रॉन ही है। होल्स के बैकग्राउंड में कौन है? बाउंड इलेक्ट्रॉन्स ही चल रहे हैं। तो आपको पता है कि इन दोनों का जो करंट हम लिखेंगे, तो दोनों, अगर हम करंट में बात करें तो दोनों क्या है? एडेबल है। यस और नो? क्योंकि इसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी करंट इधर ही है और होल्स की वजह से भी करंट इस डायरेक्शन में। तो मुझे बताओ, हम लोगों ने J इक्वल्स टू, J वेक्टर इज योर करंट डेंसिटी, दैट इज इक्वल्स टू, आपने माइनस NeVd पढ़ा है। कहां पर? करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जहां इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ये नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। माइनस हम अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है इधर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। तो J की वैल्यू इस तरह से एज ए वेक्टर डिफाइन की जाती है। ठीक है, तो हम अगर सिचुएशन देखें तो अब हमारे पास चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों हैं। तो न्यूमेरिकली ये पूरा वेक्टर में देखो, पहले पूरे वेक्टर में मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मुझे नहीं पता कितने हैं, तो मैंने कहा दे आर इन नंबर्स Ne। कितने नंबर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के? Ne और E, V D ऑफ E, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? तो ये इक्वेशन आएगी किसके लिए?
इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अगर हम होल्स की बात करें तो होल्स के नंबर है NH और चार्ज है प्लस ई इंटू VDH। इतना समझ में आया? तो अगर आप वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो आपको कुछ इक्वेशन ऐसी दिखाई देगी, -NEE VDE और इधर, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग और होल की ड्रिफ्टिंग किधर हो रही है? अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। तो अगर मान लीजिए सपोज आपका इलेक्ट्रॉन आई कैप में जा रहा है तो ये किधर जाएगा? क्या आपको लग रहा है एज अ मैग्नीट्यूड दोनों जुड़ते हुए दिखाई देंगे? एज अ वेक्टर भी मैंने जोड़ा ही है दोनों को, बट मुझे पता है कि ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू अभी आपको ऐसे दिख रहा है जैसे यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, बट अगर एज अ वेक्टर बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और होल्स ड्रिफ्ट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ। तो अगर मैं इस इक्वेशन को मैग्नीट्यूड में डिफाइन करना चाहूं तो मेरे लिए सिंपल, द मैग्नीट्यूड ऑफ J विल बी NEE VDE। ये स्पीड हो गई, अब यहाँ वेलोसिटी थी, यहाँ स्पीड बना दिया मैंने, प्लस NHE VDH। ये मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी है। आप इसको याद नहीं भी रखें तो इसको जरूर याद रखना। ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी, समझ में आई बात? ये ऊपर जो लिखा है वो वेक्टर में लिखा है। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं और होल वो अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो J वेक्टर जो है दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में। इस वजह से हमारे पास J का मैग्नीट्यूड आ रहा है NEE VDE और NHE VDH। अब हम लोग ओम्स लॉ से क्या जानते हैं? अवर J इक्वल्स टू सिग्मा E। J इक्वल्स टू, और सिग्मा है कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, यही होता है। या आप चाहो तो इसको 1/ρ × E कर सकते हो, जहां रो होता है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो इसके कंसर्न अगर J इक्वल्स टू सिग्मा E है तो J का मैग्नीट्यूड सिग्मा और E के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो J को आप क्या लिख सकते हैं? सिग्मा E, दैट इज NEE VDE प्लस NHE VDH। समझ में आया? तो यहां से अगर हम सिग्मा एस्टिमेट करते हैं तो दैट सिग्मा इज NEE VDE अपॉन कैपिटल E प्लस NHE VDH अपॉन कैपिटल E। तो यहां से आपके पास ये कंडक्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल ये डिफाइन होकर आ रहा है, ठीक है। इसमें हम देखें तो VD और, तो आपके पास इधर देखिए VDE क्या था पता है? इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये थी -EE/m इंटू रिलैक्सेशन टाइम। VDH क्या था होल्स के लिए? तो प्लस EE/, तो इधर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इधर मास ऑफ होल। आपने नोटिस किया मैंने किस फोर्स को नहीं दिखाया? बाउंड फोर्स को, लेकिन उसका इफेक्ट किसको ले लिया? मास में इफेक्ट डाल दिया गया है इनटू रिलैक्सेशन टाइम। तो ये आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटीज है। अगर हम इनके मैग्नीट्यूड्स की बात करें तो VDE आपके पास सिंपली EE/me इनटू रिलैक्सेशन टाइम एंड VDH EE/mh इनटू रिलैक्सेशन टाइम। तो आपको पता है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो ये क्वांटिटी है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करती है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया है, यस और नो। अच्छा, अगर हम कंपेयर करें तो किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है किसी गिवन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे? तो वो तो दोनों के लिए सेम ही होगा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आपको दिख रहा है मास इसका ज्यादा है तो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है और इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर एज कंपेयर टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। और यहां पर आप जो देख रहे हैं ना VDE/E एंड VDH/E, इसको हम बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। क्या बोलते हैं? तो अगर हम यहां पर मोबिलिटी डिफाइन करना चाहें, मोबिलिटी, तो मोबिलिटी जो होता है म्यू, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय E होता है।
मोबिलिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ई। तो म्यू की वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन क्या आएगा? देखिए, दैट इज ई बाय एम ई इंटू रिलैक्सेशन टाइम। इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड हट गया क्या? और म्यू ऑफ होल दैट इज ई बाय एम एच इंटू रिलैक्सेशन टाइम। तो मुझे बताइए यहां पर अब तो जो मोबिलिटी है वो किस पर डिपेंडेंट नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड पर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंडेंट है, लेकिन मोबिलिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो आपको दिख रहा है यहां पर ये सेम है, ये सेम है, सिर्फ डिफरेंस किस में है? तो किसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है? इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर एज कंपेयर टू मोबिलिटी ऑफ होल्स। और यही रीजन है कि हमने होल को हाईलाइट किया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक बाउंड था और दूसरा फ्री था। तो इलेक्ट्रॉन बोलने का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और होल बोलने का मतलब कंपनसेट कर दिया हमने उसको। तो यहां पर किसकी मोबिलिटी ज्यादा है? तो मुझे बताइए ये मोबिलिटी किसकी प्रॉपर्टी आएगी? पहली बात तो ये चार्ज कैरियर की प्रॉपर्टी है, यस और नो? इन द गिवन मटेरियल, वो मटेरियल डिसाइड करेगा कि उसका रिलैक्सेशन टाइम कितना है। मतलब सिलिकॉन में अलग आ रहा है और जर्मेनियम में अलग आ रहा है, क्योंकि वो मटेरियल अलग है। वो कहां से प्रॉपर्टी ले रहा है ये? और ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है। किस पे डिपेंडेंट होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने पे रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, और उसके करस्पॉन्डिंग चार्ज कैरियर्स की मोबिलिटी कम हो जाएगी, जल्दी जल्दी कोलिजन शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? तो अब अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमारे पास जो ये सिग्मा है इसका फॉर्मूला क्या आ रहा है? दैट इज एन ई, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंटू ई इंटू म्यू ई, प्लस नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स ई इंटू म्यू एच। और मोबिलिटी किसकी ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन्स की। होल्स की मोबिलिटी कम है। पहले इतना लिखे फिर कुछ रिमार्क लिखते हैं। ये सफिक्स में ई है, ध्यान रखना है। ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये होल्स को। ये चार्ज वाला मैग्नीट्यूड है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये वाले ई। ठीक है, यहाँ मैग्नीट्यूड लाके रखना है आपको ई का। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ई होता है और होल्स पे प्लस ई। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये प्योर इम्प्योर सब पे काम करेगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन होल बराबर है तो प्योर हो जाएगा, और बराबर नहीं है तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर हो जाएगा। रिकम्बाइंड, बिल्कुल मैंने पहले ही बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन एंड रीजनरेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस। हाँ, नहीं तो आप इलेक्ट्रॉन होल बोलोगे ना, सेम में नहीं है बेटा। ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड वाले हैं, और होल होल किसके हैं? वैलेंस बैंड के। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन कहता हूं उसका मतलब ही क्या है? कि कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन और वैलेंस बैंड का होल वो आपस में मर्ज करेंगे। याद रखो कि इलेक्ट्रॉन बाउंड इलेक्ट्रॉन को भूल जाओ। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन का क्या मतलब हुआ? कि कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन किससे कंबाइंड होगा? होल से। तो मैंने आपको बताया था कि रिकॉम्बिनेशन एंड रीजनरेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो उस मटेरियल में जो हम NeNH ले रहे हैं ना, इतने एवरेज आपको इलेक्ट्रॉन और इतने एवरेज होल आपको हमेशा मिलते रहेंगे। कुछ गायब होंगे और कुछ रीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है,
जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी रोल है, लेकिन मोबिलिटी में सिर्फ मटेरियल का गिवन टेम्परेचर पे चार्ज कैरियर्स के करस्पॉन्डिंग। ये क्या है जानते हो ना? करंट डेंसिटी। लिख लिया? कंडक्टर में सिर्फ इतना लिख के रुक जाते हैं हम लोग, क्योंकि वहां कोई होल, सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन और होल। लिख लिया ना सबने? एक रिमार्क डालो। तो ये मोबिलिटी किसकी प्रॉपर्टी हुई? चार्ज कैरियर्स की। लेकिन इन द गिवन मटेरियल एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब दो मटेरियल में ये वैल्यूज अलग अलग आ जाएंगी। समझ गए क्या? एक ही मटेरियल में अलग अलग टेम्परेचर पे भी ये वैल्यूज। तो लिखो, द मोबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द mobility is the property of charge carriers in a given material at a given temperature। क्या कहते हो? एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी इफेक्ट है इसका। जैसे मान लो मैं कोई क्वेश्चन आपको सिलिकॉन का दे रहा हूं, तो सिलिकॉन में डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल से ज्यादा है। समझ गए? लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ, लेकिन रिलेटिवली हमेशा इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल से ज्यादा रहेगी, क्योंकि ये फ्री है और ये कहीं ना कहीं बाउंड इलेक्ट्रॉन का एस्पेक्ट था। इसलिए हमने इसका मास जो है वो ज्यादा बता दिया था। ठीक है? तो इसके कंसर्न आपके पास ये कंडीशन आ जाती है। तो मुझे ये बताओ, नीचे एक लाइन छोड़ के लिखे, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस relaxation time decreases, relaxation time decreases, hence mobility of charge carriers also decreases, and the mobility of charge carriers also decreases। ठीक है? तो एक बात बताइए, आपने सिग्मा एस्टिमेट कर लिया, सेमीकंडक्टर्स में किसके बराबर है? NeE म्यू E प्लस NhE म्यू H। तो इधर देखिए, आपको पता है इसमें नंबर जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम में है, ये चार्ज है। तो जो आपका म्यू है ना, इसकी यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर, या चलो ऐसा यूनिट लिख देता हूं, मीटर स्क्वायर वोल्ट इनटू सेकंड। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इनटू सेकंड। ये मोबिलिटी की यूनिट होती है। ठीक है? यहां पर सेंटीमीटर दिया हो सकता है या कुछ और दिया हो सकता है, ऐसा यूनिट ये है।
ठीक है। और मुझे बताइए जो कंडक्टिविटी है इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? कंडक्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है MHO पर मीटर, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सीमेंस पर मीटर। ये इसके ऐसा यूनिट है। ये कहां से आया? आपको पता है कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन है? तो रेजिस्टिविटी इज योर रो इक्वल्स टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी, है ना। कंडक्टिविटी दैट मीन्स योर रो इक्वल्स टू 1 बाय सिग्मा। तो रो की यूनिट क्या होती है? ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। तो ये आपके पास, इसका रिवर्स कर देंगे तो 1 अपॉन ओम मीटर। तो 1 अपॉन ओम को ओम इनवर्स लिख सकते हैं, MHO लिख सकते हैं, या फिर उसको हम सीमेंस लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? तो ये आपके पास यूनिट आ गया। और एक बात बताइए, एक बार मटेरियल का आपको रेजिस्टिविटी मिल जाए तो जो मैंने सिस्टम बना के दिया था आपको, उस सिस्टम का हम रेजिस्टेंस एस्टिमेट कर सकते हैं। तो आपको रेजिस्टेंस बिल्कुल कंडक्टर की तरह चल रहा है, बस इक्वेशन में कौन और आ गया है? ये और आ गया है। तो यहां से रेजिस्टेंस कैपिटल R इक्वल्स टू रो L बाई। और एक बार रेजिस्टेंस आ गया तो अगर आपको करंट एस्टिमेट करना है देन डेल्टा V बाई R, दिस इज द करंट थ्रू द सेमी कंडक्टर। डेल्टा V इज पोटेंशियल डिफरेंस। नोट कर लिया? अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन होल बराबर हो गए तो सेमीकंडक्टर प्योर हो गया, और बराबर नहीं है तो इम्प्योर हो गया। तो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड किया जाएगा भाई इनके नंबर्स कितने हैं। नोट कर लिया सबने? बेसिकली कंडक्टर से कहाँ डिफरेंस जनरेट हो रहा है? ये होल्स वाला पार्ट भी इंक्लूड हो रहा है। कंडक्टर्स में सिर्फ इतना रहता है, यहाँ पर होल की प्रॉपर्टीज और आ गई हैं। तो करंट निकालने के लिए मटेरियल की रेजिस्टेंस निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालने के लिए रेजिस्टिविटी चाहिए। रेजिस्टिविटी अगर मिल जाएगी तो रो L बाई A करके हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। और रेजिस्टिविटी निकालने के लिए हमारे पास कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है। तो अगर हम नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं तो इस तरह से आपको इक्वेशंस गिवन हो सकते हैं। तो मुझे बताइए, अगर हम बात करें कंडक्टर्स की, फॉर एग्जांपल कंडक्टर्स की, हालांकि आप पढ़ चुके हो, तो कंडक्टर्स में सिग्मा क्या लिखूं मैं? NeE म्यू ई। ये है किसके नंबर? इलेक्ट्रॉन्स के। यहां कोई होल नहीं होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है कि ये कांस्टेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, है ना। और आपने इसको क्या देखा हुआ है? ये होता है E बाई M इंटू रिलैक्सेशन टाइम। तो ये आपके पास E से E कट जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास। अब मुझे ये बताइए, कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये कंडक्टर में डिफरेंस है। सेमीकंडक्टर्स में आपके इलेक्ट्रॉन होल बढ़ जाते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो मुझे बताइए, अगर हम कंडक्टर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पे नंबर डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेंगे। मोबिलिटी
डिक्रीज करेगी। मोबिलिटी डिक्रीज करने का मतलब कंडक्टिविटी, तो देखिए नंबर कांस्टेंट और मोबिलिटी कम हो गई। मोबिलिटी कम होने का मतलब कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। कंडक्टिविटी कम होने का मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, और रेजिस्टिविटी बढ़ने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया। इसका वाइस वर्सा कर लोगे, इसका रिवर्स सोचे तो रिवर्स में क्या होगा, टेम्परेचर कम करोगे नंबर उतना ही रहेगा, मोबिलिटी बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस। तो ये किसकी प्रॉपर्टी थी, कंडक्टर्स की। अगर हम बात करें फॉर सेमी कंडक्टर्स, और सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स में आपके पास क्या क्या है देखो तो। पहले तो सिग्मा का फॉर्मूले में कौन कौन है, एन ई ई म्यू ई प्लस एन एच ई म्यू एच। तो यहां टेम्परेचर की डिपेंडेंसी कैसे है, टेम्परेचर बढ़ाने पे सबसे पहली डिफरेंस तो यही आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन और होल के नंबर जो भी थे उससे ज्यादा ही होंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स और ज्यादा टूट जाएंगे। तो उसके कंसर्न क्या होगा कि Ne एंड NH बोथ विल इंक्रीज। ये डिफरेंस आया कहां पर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में। जो मैंने पहले दिन कहा था कि सारी प्रॉपर्टी मैच, सिर्फ इतनी बात कहा था कि करंट फ्लो कर जाता है, बाकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। तो बताइए टेम्परेचर बढ़ाने पे NE NH बढ़ गए, लेकिन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, मोबिलिटी तो डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, अब इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, मोबिलिटी तो घट गया, तो ये दोनों कम हो गए, ये दोनों बढ़ गए, और ओवरऑल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बढ़ गया सिग्मा का। तो इस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ती है। कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब रेजिस्टिविटी कम होती है, और रेजिस्टेंस ऑफर्ड भी ऑल्सो डिक्रीजेस। तो ये प्रॉपर्टी में डिफरेंस है कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में। और कोई पूछे कि ये डिफरेंस किसकी वजह से आया, नंबर बढ़ने की वजह से। देखो उसमें भी मोबिलिटी घट रही है, इसमें भी टेम्परेचर बढ़ाने पे मोबिलिटी तो घट रही है, लेकिन नंबर ज्यादा हो गए, और नंबर ज्यादा होने पे ये क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ गई है। ऐसा नहीं कि कंपनसेट हो गया हो, कि ये कम हो गया ये बढ़ गया और कंपनसेट हो गया, ऐसा नहीं। ये इतना बड़ा है कि कंडक्टिविटी राइज कर गई, और कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो रेजिस्टिविटी कम होगी और रेजिस्टेंस कम होगा। तो इस जगह पे आके अगर आप देखें तो कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में डिफरेंस है। पहली बात तो ये डिफरेंस है कि भाई वहां पे बाउंड होल्स भी होते हैं, अब सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो होल्स भी हैं, वहां सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यहाँ पर ये बेसिक डिफरेंस आ रहा है कि नंबर की वजह से सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाती है, जबकि मेटल्स की या कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पे। क्लियर? इसका उल्टा समझ लोगे ना, क्वेश्चन कई बार ऐसे बोलेगा आपको कि हमने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था, अब हम आ गए इसको 60 केल्विन पे। टेम्परेचर बढ़ाया कि कम किया, कम किया है। रूम टेम्परेचर जो है वो लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड 293 केल्विन पे थे, फिर वो डिक्रीज कर गया। तो टेम्परेचर कम करने पे कैसे सोचोगे, टेम्परेचर कम करने पे नंबर कम हो जाएंगे, नंबर कम हो जाएंगे, मोबिलिटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी कम होगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस। तो सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर डाउन करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और कंडक्टर का टेम्परेचर डाउन करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एक मिनट, इसकी बात करें ना, तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम करने पे ये कम हो जाएगा। ध्यान रख लोगे ना। ये बेसिक डिफरेंस आया किसकी वजह से, कई बार पूछा जाता है, दिस इज बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। कंफर्म? ठीक है। अब आपको एक चीज पता होगा कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस,
टेम्परेचर डिपेंडेंसी, ध्यान रख लेना, वापस एक बार बोल दे रहा हूं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सेमीकंडक्टर्स का रेजिस्टेंस कम होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बढ़ता है, और इसका उल्टा करना चाहो अपोजिट में समझ सकते हो। तो मेरे पास टेम्परेचर डिपेंडेंसी क्या होती है बताइए, रो इक्वल्स टू क्या लिखा जाता है, ये हमने इक्वेशन लिखा किसके लिए, रेजिस्टिविटी। तो सिमिलरली आप रेजिस्टेंस लिख लेते हो क्या, आर नॉट प्लस 1 प्लस। अब मुझे बताइए टेम्परेचर बढ़ाने पे, डायरेक्ट बात करते हैं, कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेल्टा टी इज अ पॉजिटिव थिंग। तो ये जो आप अल्फा देख रहे हैं, ये अल्फा इनका पॉजिटिव होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो जो आपका कंडक्टर्स होते हैं उनका टेम्परेचर कॉफिशिएंट पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाने पे रेजिस्टेंस घटेगा। लेकिन व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, सेमीकंडक्टर्स क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट है दैट इज नेगेटिव। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर सेमीकंडक्टर्स आर नेगेटिव एंड फॉर कंडक्टर्स आर पॉजिटिव। एक स्टूडेंट ने पूछा सर मोबिलिटी कैसे कम कर रहे हैं, मोबिलिटी ऐसे हो रहा है, म्यू का फॉर्मूला क्या है, ई बाई एम इंटू रिलैक्सेशन टाइम है। तो मास के कंपैरिजन में तो ये क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज्यादा है और होल्स के लिए कम है, लेकिन टेम्परेचर डिपेंडेंसी इससे है, ये रिलैक्सेशन टाइम है, ये टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये रिलैक्सेशन टाइम कम होता है। ठीक है, अब तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, तो उससे मोबिलिटी कम हो जाती है। चलें आगे। देखिए जो सेमीकंडक्टर्स हैं उसके लिए हमारे पास सिग्मा का फॉर्मूला आ गया, क्या, एन ई म्यू ई प्लस एन एच ई म्यू एच। ओके, यही है ना। अब एक बात बताइए, अगर आपका सेमीकंडक्टर प्योर हो, हालांकि अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि एन ई एन एच बराबर हो जाएंगे, तो प्योर सेमीकंडक्टर में एन ई इक्वल्स टू एन एच इक्वल्स टू एन आई। तो आपका सिग्मा क्या लिखा जाएगा, एन आई ई म्यू ई प्लस म्यू एच। मैं इसको ऐसे अलग अलग याद नहीं करता हूं, मैं तो इसको ध्यान रखता हूं, इसमें लाके इलेक्ट्रॉन होल के नंबर रख देंगे। समझ आई बात। अच्छा, अगर आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ये प्योर जो है उसको हम लोग इंट्रिंसिक बोलते हैं, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल बराबर नहीं होंगे, तो एन टाइप सिग्मा इक्वल्स टू एन ई म्यू ई प्लस एन एच ई म्यू एच। अब एक मिनट इधर सुनो, यहां समझने वाली चीज है, ये कोई अलग से कोई नई चीज थोड़ी, वही फॉर्मूला दोबारा लिख दिया मैंने, लेकिन इसमें कभी कभी क्या होता है, जब हम आपको डोनर डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं तो हम आपको बताते हैं कि कितने डोनर्स पर यूनिट वॉल्यूम में मिलाए गए, उस कंडीशन में हमारा जो एन ई है वो अप्रोक्सीमेटली एन डी यूज होता है, एंड योर एन एच, 1 मिनट, एन एच इज योर एन आई स्क्वायर बाई एन डी। ये बहुत एग्जैक्ट बात कर रहा हूं मैं आपसे कि इस तरह से कैलकुलेशन प्रोसीड किया जाता है, बट आप कभी कभी देखोगे, कभी कभी का मैक्सिमम टाइम देखोगे
मैंने आपको नंबर में एक्सप्लेन किया था कि ये अगर 10 पावर 17 के ऑर्डर में जा रहा है तो 10 पावर 3 के ऑर्डर में कम हो गया था, तो इसके रेस्पेक्ट में ये बहुत कम होता है। तो कभी कभी हम क्या कर देते हैं, होल्स को नेग्लेक्ट ही कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका जो सिग्मा आएगा, बेसिकली हम लिखेंगे एन डी ई म्यू ई। लेकिन ये कब लिखेंगे, व्हेन होल्स आर नेग्लिजिबल। तो कई बार वो आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा, व्हेन होल्स आर नेग्लिजिबल। तो सिर्फ इतना लिख देंगे हम इसको। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, इसमें वो टर्म भी है एन एच ई म्यू एच, लेकिन उसको उन्होंने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो अगर एन आई की वैल्यू है और डोनर डेंसिटी है, तब आप ध्यान रखना आपको एनएच भी निकालना पड़ेगा, फिर नेग्लेक्ट नहीं करना है। लेकिन कभी कभी हम आपको सिर्फ डोनर डेंसिटी बहुत हाई देते हैं, तो हम जब होल्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है। बात समझे कि नहीं? अपनी तरफ से नहीं करना है, क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा डेटा गिवन होगा कि आप देख लोगे कि वो चीज नेग्लेक्ट हो रही है। अच्छा, होल्स को क्वार्टर्स भी कहा जाता है, ठीक है, कहीं ये वर्ड यूज हो तो ध्यान रख लेना, क्वार्टर्स। नाम है, क्वार्टर नहीं है। कौन बोल रहा है? यार क्या कर रहे हो, क्वार्टर्स? यार ये खतरनाक लोग है ये तो, वो भी सुबह सुबह, बताओ। चलो, देखो कितना एनर्जी आई नहीं। सेमीकंडक्टर ड्रिफ्ट कर रहा है तो नींद आ रही है। देखो मैं आपको सही बताऊं, ये फॉर्मूला ध्यान रख लो। कभी इलेक्ट्रॉन नेग्लेक्ट हो जाएगा तो कर देना उसको, नहीं होगा तो, और होल नेग्लेक्ट होगा तो होल को नेग्लेक्ट कर देना उसके करस्पॉन्ड। मैं इसलिए लिख रहा हूं कि कभी हम बहुत एग्जैक्ट जाएंगे तो ये सब चीजें आपको देंगे। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मतलब नेग्लेक्ट करने का मतलब उसकी वैल्यू इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। मान लीजिए आपका करंट आ रहा है 1.6 एम्पियर और होल्स की वजह से करंट आ रहा है 0.01 एम्पियर, तो हमने उसको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन प्रैक्टिकली ये नहीं बोल रहे हैं कि वहां होल्स नहीं है, कैलकुलेशन में नेग्लेक्ट हो रहा है। तो जैसे अगर आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप, तो सिंपली आपका NH जो होता है वो एक्सेप्टर्स के बराबर हो जाता है, और Ne जो होता है वो Ni² बाय एक्सेप्टर्स के इक्वल हो जाते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला तो यही है, NeE म्यू ई प्लस NHE म्यू एच। ओके, तो इस सिग्मा को हम लोग अप्रोक्सीमेटली कभी कभी ऐसे लिख देंगे, NaE म्यू एच। ये तभी होगा when electrons are neglected। when electrons are neglected। वरना ये जनरल है ना, क्यों परेशान हो रहे हो? NeNH रखो, आ जाएगा आपके पास। ओके, एक क्वेश्चन लिखिए, इन प्योर सेमीकंडक्टर Ni is given as 10⁻19 per meter cube। आपको प्रोवाइडेड है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर per volt into second। Mobility of holes are about 1000 centimeter square volt into second। Okay, the cylindrical shape है जिसमें
ये मैंने आपको लेंथ प्रोवाइड किया समथिंग 1 mm और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज 2 ये 1 सेंटीमीटर और ये 2 mm स्क्वायर। इसके अक्रॉस सपोज मैंने 10 वोल्ट की बैटरी अप्लाई की है। सब कुछ आपको डायग्राम में मिल रहा है इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये आपका कैसा सेमीकंडक्टर है? प्योर। बाकी क्वेश्चन जो प्रोवाइड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो आपको बताना है फाइनली करंट कितना पास करेगा। तो इसमें सारी चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी। ओके, यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखना है। वैसे हम रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी सारी चीजें एस्टिमेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मेरे पास देखिए, सबसे पहले मैं क्या एस्टिमेट करूंगा इसका? सिग्मा कंडक्टिविटी। जनरल फॉर्मूला होता है एन ई म्यू ई प्लस एन एच ई म्यू एच। फटाफट वैल्यू रखिए। एन ई एन एच इक्वल्स टू एन एच इक्वल्स टू एन आई। तो डायरेक्टली आपका सिग्मा बन रहा है एन आई ई म्यू ई प्लस म्यू एच, यही ना। तो सिग्मा एन ई कितनी, एन आई कितना है? 10⁻19 पर मीटर क्यूब। ये एसआई यूनिट में गया। ई कितना? 1.6 इंटू 10⁻, ये भी किस यूनिट में गया? एसआई यूनिट में। अब देखिए म्यू ई म्यू एच में आपको पता है वोल्ट और सेकंड एसआई यूनिट है, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको किस में बदले? तो मीटर स्क्वायर में बदलते हैं। तो म्यू ई है आपका 3000 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 1000 इंटू 10⁻⁻4, यही है क्या? देन व्हाट इज दी कंडक्टिविटी? इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आएगा 1.6 इंटू 0.3 प्लस 0.1, 0.3 प्लस 0.1, that is sigma is your 1.6 into 0.4, 0.64 यूनिट। ऐसा यूनिट इसकी MHO पर मीटर या फिर सीमेंस पर मीटर। ये इसके ऐसा यूनिट आ गई सिग्मा की 0.64 MHO पर मीटर, ठीक है। पहले इतना नोट कर लो कंडक्टिविटी तक। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन होल के नंबर अलग अलग होते तो आप अलग अलग रख दो। अगर इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट किया है होल से या होल को नेग्लेक्ट किया है इलेक्ट्रॉन से, एक एक्सप्रेशन में उस टर्म्स को हटा दीजिए, ठीक है। अब ये बताइए, आपके पास सिग्मा आ गया, नोट कर लिया ना सबने सिग्मा। तो सिग्मा से क्या निकलेगा? रो, दैट इज व्हाट? रेजिस्टिविटी। रो इक्वल्स टू 1 बाय, दैट इज 1 बाय 0.64, दैट इज 100 बाय 64। ये यूनिट क्या आएगी? ओम इंटू मीटर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेमीकंडक्टर? रो एल बाय ए। रो है 100 बाय
64। लेंथ कितनी है इसकी? 1 सेंटीमीटर, 10⁻, और एरिया 2 mm², 2 इंटू 10⁻⁻6। कितना आ रहा है सॉल्व करने पे? रेजिस्टेंस आ रहा है हमारे पास 10⁻6 डिवाइडेड बाय 128। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेमीकंडक्टर। जो डेटा मैंने दिया उसके करस्पॉन्डिंग ये रेजिस्टेंस बन रहा है। एंड व्हाट इज द अब किसी में इलेक्ट्रॉन नेग्लेक्ट कर देगा, जैसे मान लो वो पी टाइप है, होल और होल नेग्लेक्ट कर देगा एन टाइप में, तो वो क्वेश्चन देख के आप समझ जाओगे। और अगर इसी क्वेश्चन में मैंने इन दोनों की वैल्यूज आपको डिफरेंट दे दी होती तो यहाँ पर आप दोनों रखिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इम्प्योर में नेग्लेक्ट करना जरूरी है, वो आपको इलेक्ट्रॉन होल के नंबर देगा तो आप उसको एज इट इज यूज करें। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन नोट कर लिया सबने? देखिए जो हमारा पीएन जंक्शन है, अब बात मत करना कोई ना, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, पूरा समझो क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस थ्योरी पे भी होते हैं। तो मेरे पास ये पीएन जंक्शन है, तो पहले हमने एक प्योर सेमीकंडक्टर लिया और उसमें हमने डोपिंग कर दी। तो एक तरफ ट्राइवेलेंट और एक तरफ पेंटाइवेलेंट इंप्योरिटीज मिला देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये पीएन जंक्शन। तो आपने क्या किया, प्योर सेमीकंडक्टर में एक साइड में इधर आपने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिला दी, तो ये क्या बनेगा, पी टाइप, और ये पेंटावेलेंट एन टाइप। और ये अभी जो वो बाउंड्री है जहां पर ये दोनों एक दूसरे पर मीट कर रहे हैं, तो ये पीएन जंक्शन है। तो मुझे एक बात बताइए, अभी अगर हम सिंपल पी टाइप और एन टाइप की बात करें तो पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज न्यूट्रलिटी है, यानी वहां पर इलेक्ट्रॉन होल और एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन होल एंड डोनर, वो हर जगह पे मिला मिला पे उन्होंने क्या कर रखा है, हर जगह को न्यूट्रल बना रखा है। तो अभी आपने पी टाइप और ये एन टाइप लगाया है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम t इक्वल टू 0 पे बात कर रहे हैं ताकि हम आगे फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी जैसे आपने सपोज बनाया है, तो p टाइप में मेजोरिटी किनकी है, होल्स की, और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में है यहाँ पर। और जो p टाइप का आपका जो इंप्योरिटी एटम है उस पर कैसा चार्ज है, p टाइप में नेगेटिव है, एक्सेप्टर है ये, तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पे चार्ज, तो इसका जो इंप्योरिटी एटम है उस पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। अभी बनाएगा कोई नहीं, इनमें चेंजेस होंगे डायग्राम में, जब मैं लास्ट बनाऊंगा तब समझना। तो आपका पीएन जंक्शन में जो इंप्योरिटी है, क्या ये चलेंगे? अभी देखो आप करंट फ्लो करा के आ रहे हो, उसमें इलेक्ट्रॉन होल चल रहे हैं, उसके अंदर जो इंप्योरिटी एटम्स हैं वो फ्रीज हैं, वो अपनी जगह पर हैं, दे आर इमोबाइल। इधर आपके पास एन टाइप में इंप्योरिटी पर कौन सा चार्ज है,
पॉजिटिव। तो दीज आर इम्प्योरिटी एटम्स जिन पे आपको चार्जेस दिखाई दे रहे हैं। ये लैटिस में फिक्स्ड है, ये अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे। मूव करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अभी बनाना मत, नहीं तो फिर बाद में आपको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो एकदम इनिशियल से बनाऊंगा, फिर फाइनल कंडीशन पे रुकेंगे। तो मुझे बताइए यहां पर क्या हुआ है, बताइए तो। हर एक एक्सेप्टर ने एक होल कंट्रीब्यूट किया है। क्या कंट्रीब्यूट किया है? तो मैं होल को H लिख दूं या मैं ऐसे होल बना दे रहा हूं, है ना। ये जो जितने भी हमारे पास एक्सेप्टर एटम्स हैं, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है? एक एक होल कंट्रीब्यूट किया है। तो इस मटेरियल में डेफिनेटली होल्स के नंबर ज्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ऐसा नहीं कि आप उनको उड़ा देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ बीच बीच में हम दिखा रहे हैं आपको, कुछ यहां बना दिया, यहां बना दिया, यहां बना दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी, बहुत कम है, उनके नंबर्स होल्स के रेस्पेक्ट में बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर डोनर जो है उसी ने लगभग सारे होल्स कंट्रीब्यूट कर रखे हैं, बहुत लार्ज नंबर में है वो। फिर यहाँ पर हर डोनर एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ है? डोनेट किया हुआ है। तो इस सिस्टम में अगर हम बात करें तो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये कंडक्शन बैंड में है। कहां पर? कंडक्शन बैंड में। लगभग सबने एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है। और यहां पर कुछ आपके पास होल्स भी है, इधर इधर कुछ ऐसे। कोई ऐसे मत सोचना कि सर ने इधर ही बनाया है। ये एंटायर वॉल्यूम में हर जगह पर इलेक्ट्रॉन होल एंड डोनर एंड इलेक्ट्रॉन होल एंड एक्सेप्टर। जैसे अभी यहां अगर आपको देखने में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स मैंने बनाए हैं, मैंने इधर ऐसे बना दिए ताकि इधर मैं अभी हटा दूंगा इनको। तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो हर यूनिट वॉल्यूम में जाके देखिए तो चार्ज न्यूट्रलिटी है। क्या है? चार्ज न्यूट्रलिटी। यहां भी हर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज न्यूट्रलिटी है। अब इस मटेरियल का क्या ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आया कि जैसे हम पीएन जंक्शन बनाते हैं तो यहां पर डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, किसकी वजह से? जैसे गैसेस में आपने देखा डिफ्यूजन होता है, कहीं हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ मूवमेंट होने लग जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए कि जो उधर इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा है, सॉरी इधर इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा है और उधर होल्स के नंबर ज्यादा है। तो अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को देखें तो इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन कम है, और इधर होल ज्यादा है और इधर होल। अब ये इस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी कि ये मटेरियल क्या करता है, दोनों तरफ ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे मटेरियल में बराबर कर दिया जाए, और उधर से वो क्या चाहता है, पूरे मटेरियल में होल को बराबर कर दिया जाए। समझ गए? तो ये ऑटोमेटिक थर्मल एनर्जी से, ध्यान से सुनना, किससे? कोई धक्का नहीं दे रहा है, थर्मल एनर्जी है इनके पास। तो थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन उधर ड्रिफ्ट मारते हैं। इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? एन से पी की तरफ। वो चाहते हैं उधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर बराबर कर दी जाए, और होल उधर से इधर आएंगे। तो होल उधर से इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएंगे। ये डिफ्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है? थर्मल एनर्जी की वजह से हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ चार्ज कैरियर्स फ्लो करने लग जाते हैं। तो इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो यहाँ चार्ज कैरियर्स का क्या हो रहा है? डिफ्यूजन। लेकिन इसके साथ साथ पता है क्या होता है? ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन उड़ के यहां चला जाएगा, उसको मटेरियल में से होके ही जाना है। तो जैसे वो मटेरियल में से होके जाता है तो यहां पर इसके पास एक होल है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और नियर द जंक्शन पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को उड़ा देते हैं। फिर इधर इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे से रिकम्बाइंड हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइंड होना शुरू कर दे रहे हैं नियर दी जंक्शन। एक्चुअली हुआ उधर से इलेक्ट्रॉन को आना था, इधर से होल को जाना था, और ये मिलकर, कोई क्यों कैसे किंतु परंतु मत लगाना, ये समझाया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं आपको इंफॉर्मेशन की ऐसा होता है, ये ऑब्जर्व सिचुएशन है। आप कहते हो सर बिना मिले ही चले जाएं तो वो बहुत सारी सिचुएशन है, बट ऑन एन एवरेज हम क्या बात कर रहे हैं कि ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि जब इलेक्ट्रॉन और होल ऐसे बाउंड्री क्रॉस कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे से री
कंबाइंड हो जाते हैं। तो रिकंबाइंड होने से हमारे पास एक ऐसी जगह क्रिएट हो रही है जहां पर चार्ज कैरियर्स अवेलेबल नहीं है। कौन अवेलेबल नहीं है? नियर द जंक्शन इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन हुआ। किसकी वजह से हुआ? डिफ्यूजन की वजह से हुआ। इधर से इलेक्ट्रॉन पी साइड में डिफ्यूज होना चाहते हैं और इधर से होल एन साइड में डिफ्यूज होना चाह रहे थे, और नियर द जंक्शन उनका रिकॉम्बिनेशन आया। और जैसे ही रिकॉम्बिनेशन आया तो हमारे पास एक ऐसी जगह क्रिएट हो गई जहां चार्ज कैरियर्स अवेलेबल नहीं है। समझ में आई बात? मतलब यहां पर इनके गायब होने से आप देख सकते हो उसके पर यूनिट वॉल्यूम में चार्जेस दिख रहे हैं। यहां पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, यहां पर एक, अगर आप इसको देखें तो ये सिस्टम एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह? जहां पर आपको दिख रहा है टोटल चार्ज तो 0 है, लेकिन चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स एन साइड नेगेटिव चार्ज है, टुवर्ड्स पी साइड पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या कह रहे हो? टुवर्ड्स एन साइड पॉजिटिव चार्ज है, टुवर्ड्स पी साइड नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब देखो जैसे ही ये लेयर क्रिएट होती है इस मटेरियल के अंदर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करने लग जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? पॉजिटिव से। तो एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यहां किस तरफ? एन साइड से पी साइड की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां आप चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे शो कर दे रहे कि यहाँ डिप्लीशन लेयर, मतलब इस लेयर के अंदर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, और ये जो लेयर जहां पर चार्ज कैरियर्स क्या हो गए हैं? गायब हो गए हैं, उसको डिप्लीशन लेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इस लेयर का नाम क्या है? डिप्लीशन लेयर। ओके, तो ये कैसे हुआ? डिफ्यूजन की वजह से इलेक्ट्रॉन उधर ड्रिफ्ट कर रहे थे, होल इधर ड्रिफ्ट कर रहे थे, और नियर द जंक्शन ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन अ रीजन इज फाउंड वेयर चार्ज कैरियर्स आर नॉट अवेलेबल। तो यहां आपको पर यूनिट वॉल्यूम में इधर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, उधर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। तो इस मटेरियल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अब मुझे बताइए जो डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका डिप्लीशन लेयर शो कर रहा हूं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है टुवर्ड्स एन साइड टू पी साइड। तो मुझे एक बात बताइए, डिफ्यूजन किसकी वजह से हो रहा था? चार्ज कैरियर्स की वजह से तो हो रहा था, थर्मल एजिटेशन था वहां पे, और वो अपनी एनर्जी से जंप करके उधर जा रहे थे। तो मुझे बताइए अब इधर से ना इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होना चाहता है उधर जाने के लिए, और उधर से कौन डिफ्यूज होना चाहता है? होल्स। तो ये जो मैंने शो किए हैं दीज आर मेजॉरिटी। कौन है ये? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो मुझे बताइए जैसे ही वो इधर से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होना चाहता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को उधर जाने का सपोर्ट करेगा, अपोज करेगा? क्या करेगा? अपोज, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एन से पी की तरफ है, और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, और होल पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। तो ये इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन का अपोज कर रहा है और होल के डिफ्यूजन का भी अपोज कर रहा है। याद रखना, अपोज कर रहा है। लेकिन इनके पास अपनी थर्मल एनर्जी है। तो अगर इनके पास इतनी एनर्जी है कि ये इस डिप्लीशन लेयर के इलेक्ट्रिक फील्ड का सामना करते हुए ये क्रॉस कर जाएं, तो उधर से होल आ जाएं और इधर से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, तो ये अपनी एनर्जी से हो रहा है, याद रखना। तो डिप्लीशन लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन को अपोज कर रहा है, लेकिन उनके पास इतनी एनर्जी है कि वो क्रॉस करके रिकंबाइंड हो रहे हैं। तो रिकंबाइंड होने से क्या होगा? अगर फर्दर रिकॉम्बिनेशन जारी है तो पता है क्या होगा? फर्दर इलेक्ट्रॉन होल आपस में रिकंबाइंड हो जाएंगे, फिर ये आपका डिप्लीशन लेयर की विड्थ और बढ़ जाएगी। डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ने से आपका जो इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, और ये स्ट्रॉन्गर होने से क्या करेगा? ये और अपोज करेगा। अच्छा, अब इसका उल्टा सोचते हैं। अभी हमने मेजोरिटी को देखा कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जो थे उसमें जो डिप्लीशन लेयर है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एन साइड टू पी साइड, ये मेजोरिटी थे।
तो मेजोरिटी का सपोर्ट कर रहा है या अपोज? अपोज कर रहा है, लेकिन वो क्रॉस कर रहे हैं क्या? तो अगर इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती इधर आ जाए और होल इधर आ जाए, तो मुझे बताइए इनकी वजह से यहां पर जो करंट आपको दिखाई देगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसकी डायरेक्शन ये होगी क्या? इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, होल्स इधर आ रहे हैं, तो होल जिधर जाएंगे उसी तरफ। तो ये जो करंट हम शो करेंगे इसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन करंट। क्या है ये? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जैसे आपने कनेक्ट किया था डिफ्यूजन बहुत लार्ज था, बट तुरंत जैसे ही आपका डिप्लीशन लेयर बन जाएगा तो डिफ्यूजन करंट थोड़ा कम हो जाएगा, और डिफ्यूज करेंगे और कम हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर हम माइनॉरिटी का डिस्कशन करें तो यही डिप्लीशन लेयर, बताओ इधर से माइनॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। इधर से माइनॉरिटी होल्स। स्टिल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एन साइड टू पी साइड, बट दीज आर एंड दीज आर, तो ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, एंड दीज आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं, मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि हर जगह पर मैंने बनाया कुछ कम जगह पे, लेकिन हर जगह पर माइनॉरिटी भी अवेलेबल है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के साथ। तो ये जो डिप्लीशन लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स को इधर जाने में सपोर्ट कर रहा है और होल्स को इधर लाने में सपोर्ट कर रहा है। तो बताइए इनकी वजह से, चाहे ये नंबर्स में बहुत कम है, इनकी वजह से करंट इस डायरेक्शन में होगा, और इस करंट का नाम है ड्रिफ्ट। क्या नाम है? तो डिफ्यूजन करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से होता है और ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से। तो याद रखना। हाँ, ये तो ठीक है सर, एकदम क्लियर है सर, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है माइनॉरिटी वाला, हाँ, वो उधर ही कंबाइन होकर खत्म भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है होने में, लेकिन ये भी होगा, होने में ये भी होगा। अंदर बैठ के कोई नहीं देख रहा है, तो ये भी सिचुएशन है, क्योंकि हर जगह मटेरियल में मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी सभी अवेलेबल है। समझ गए? रिकॉम्बिनेशन किसी का हो सकता है, तो हम ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं। इधर से जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स इधर आना चाहते हैं, इधर से ये आराम से जाना चाहते हैं, डिप्लीशन लेयर हेल्प कर रहा है उनकी। तो मुझे एक बात बताओ, पहले जैसे ही डिफ्यूजन हुआ था डिप्लीशन लेयर बना, तो डिप्लीशन लेयर ने डिफ्यूजन का तो अपोज किया, लेकिन ड्रिफ्ट का सपोर्ट किया। लेकिन अगर डिफ्यूजन ज्यादा है ड्रिफ्ट से तो क्या होगा? इधर सुनना, आप सिंपल वे में सोचो, इधर से 500 इलेक्ट्रॉन उधर गए, 500 होल इधर आए, और इधर से 40 होल उधर गए और 40 इलेक्ट्रॉन इधर आए। तो इधर से 500 इलेक्ट्रॉन गए थे ना, तो ऑन एन एवरेज 500 में से 40 माइनस कर दो, 440 तो किधर गए? उधर। तो अगर आपका डिफ्यूजन का रेट ज्यादा है किससे? ड्रिफ्ट से, तो स्टिल नेट इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, नेट होल इधर आ रहे हैं, उनका कॉम्बिनेशन होकर ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ को बढ़ा लेंगे। डिप्लीशन लेयर का विड्थ बढ़ते ही इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डिप्लीशन लेयर गेट्स स्ट्रॉन्गर। जैसे ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये डिफ्यूजन को और ड्रिफ्ट को, लेकिन जब तक डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट से ज्यादा है तब तक डिप्लीशन लेयर की विड्थ। अब डिप्लीशन लेयर में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड एडजस्ट हो गया कि डिफ्यूजन घटते घटते और ड्रिफ्ट बढ़ते बढ़ते, चलो अभी इधर देखो, तो डिफ्यूजन, तो देखिए डिप्लीशन लेयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्गर होता जाएगा, और उसके करस्पॉन्डिंग जब तक डिफ्यूजन ड्रिफ्ट से ज्यादा होगा डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती जाएगी, और साथ साथ डिफ्यूजन का अपोज होगा और ड्रिफ्ट का सपोर्ट होगा। तो याद रखना, डिप्लीशन लेयर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का अपोज करता है क्रॉस करने का, और ड्रिफ्ट का सपोर्ट यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का सपोर्ट करता है। अब उधर डिफ्यूजन करंट घट रहा है, ड्रिफ्ट करंट
जब तक डिफ्यूजन ड्रिफ्ट से ज्यादा है तब तक डिप्लीशन लेयर, और क्योंकि नेट डिफ्यूजन आपको दिखाई देगा वहां पे, लेकिन धीरे धीरे आपका डिप्लीशन लेयर बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड गेट्स स्ट्रॉन्गर, तो डिफ्यूजन करंट बढ़ते बढ़ते, सॉरी डिफ्यूजन करंट घटते घटते ड्रिफ्ट करंट बढ़ते बढ़ते एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, और जैसे बराबर हुए तो वो एक इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश कर लेगा। जो आपका डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ अब कांस्टेंट हो जाएगी, और डिफ्यूजन ड्रिफ्ट बराबर है, तो जितने उधर से होल इधर आएंगे इतने ही होल इधर से उधर जाएंगे। तो अब नेट जो आपका डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इस कंडीशन को कहा जाता है कि पीएन जंक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। पीएन जंक्शन इज इन इक्विलिब्रियम का मतलब डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट के बराबर हो गया है। बात समझ गए? तो डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट के जैसे ही बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि डिप्लीशन लेयर हमारा कांस्टेंट विड्थ पर आ जाएगा, और उस कंडीशन को पीएन जंक्शन का इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो इसकी अगर हम पूरी थ्योरी की बात करें तो स्टार्ट कहां से हुआ, इनिशियली डिफ्यूजन हुआ, किसकी वजह से, थर्मल एजिटेशन की वजह से डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ। वो अपनी एनर्जी से कूद रहे हैं, ये ध्यान रखना, डिफ्यूजन अपनी एनर्जी से हो रहा है, समझ में आई बात। लेकिन ड्रिफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड उधर से सपोर्ट कर रहा है उसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे डिप्लीशन लेयर बढ़ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हो रहा है, ड्रिफ्ट का सपोर्ट हो रहा है, डिफ्यूजन का अपोज हो रहा है, डिफ्यूजन इज इक्वल टू ड्रिफ्ट, तो दैट कंडीशन इज द इक्विलिब्रियम ऑफ पीएन जंक्शन। पहले तो माइनॉरिटी रिकॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो मैंने माइनॉरिटी मेजोरिटी तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं नेट इलेक्ट्रॉन अगर इधर गए, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि 500 इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गए, उधर से 50 ही आए, तो नेट कितने गए, तो जो नेट ट्रांसफर है ना उधर से इधर और इधर से उधर, उसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन का रेट बढ़ रहा है। बात समझे कि नहीं? उसमें मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि ये वाले कर रहे हैं ये वाले नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि नेट इलेक्ट्रॉन इधर गए, नेट होल इधर आए, तो इधर इलेक्ट्रॉन्स ने होल से कॉम्बिनेशन किया, इधर होल्स ने इलेक्ट्रॉन से रिकॉम्बिनेशन किया, और उससे डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ गई, उसमें सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन नेट किसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है आपको, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स का, क्योंकि माइनॉरिटी कम है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है कि डिप्लीशन लेयर बढ़ता गया, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट डिक्रीज कर रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट इंक्रीज कर रहा है, मेजोरिटी का घटते घटते माइनॉरिटी का बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन आई जब डिफ्यूजन इक्वल्स टू ड्रिफ्ट, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम। ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, कोई ऐसा नहीं सोचे कि अब कुछ नहीं हो रहा है, अभी भी हो रहा है, बराबर हो रहा है, जितने इधर से होल जा रहे हैं उतने ही उधर से होल क्रॉस करें। और याद रखना ये कूद के नहीं जाएंगे, जाएंगे तो डिप्लीशन लेयर में से होकर ही, तो डिप्लीशन लेयर के अंदर से इधर ये होकर जाएंगे, ये अंदर से होकर जाएंगे, समझ में आई बात। बट डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन की वजह से आपको यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड शो हो रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? तो पहले ये डायग्राम बना लो, और ये मान लीजिए कि अब मैंने डिप्लीशन लेयर आपको डायग्राम में दिखा दिया एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कोई डाउट है किसी को? फटाफट ये डायग्राम बनाओ। किस करंट पे? बिल्कुल नेट करंट जीरो होगा, क्योंकि उधर से जितना ड्रिफ्ट करेंगे उतना ही, और पीएन जंक्शन पर आपको नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो दिखाई देगा। देखिए एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से बता दीजिए, इसमें क्यों डाउट आया? ये ऐसा है क्या, डिप्लीशन लेयर में ये एन साइड में आपका और ये पी साइड में, इधर कौन से चार्जेस दिख रहे हैं, पॉजिटिव, इधर नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, या किसी भी पॉइंट पे देखें तो पॉजिटिव की वजह से अवे की तरफ और नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एन साइड से पी साइड की तरफ। फाइनल डायग्राम में डिप्लीशन लेयर में आप
इलेक्ट्रॉन होल मत दिखाना। मैं इसको पॉइंट्स के रूप में लिखा दूंगा, मेन मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है क्या, जो आपको ध्यान होने चाहिए। पूरी कहानी लिखाने लगे तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से डायरेक्शन करंट क्या है, मुझे बताइए। माइनॉरिटी इधर होल है क्या, इधर इलेक्ट्रॉन है, तो होल इधर जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा और नेगेटिव इधर जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में करंट होगा और इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट, तो करंट की डायरेक्शन किधर हुई, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं तो उसके कंसर्न पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है, तो करंट विल बी पॉजिटिव टुवर्ड्स एन साइड टू पी साइड। मेजोरिटी की वजह से डिफ्यूजन करंट, माइनॉरिटी की वजह से ड्रिफ्ट करंट। कॉम्बिनेशन भी हो चुका है नेट, और पासिंग भी वहीं से हो रही है, उड़ के तो हो नहीं रहा है, लेकिन जो पासिंग हो रही है ना, जिसमें अंदर इलेक्ट्रॉन होल आ रहे हैं, वो डिप्लीशन लेयर की प्रॉपर्टी को खत्म नहीं कर पा रहे। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आगे जाके हम जीनर ब्रेकडाउन कर देंगे, और ब्रेकडाउन में क्या होगा, ये जो जितने इलेक्ट्रॉन होल कंबाइंड हुए थे ना, वो लार्ज नंबर में वापस तोड़ देंगे, तो हम कहेंगे कि डिप्लीशन लेयर का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया है। तो जो डिप्लीशन लेयर है उसमें इलेक्ट्रॉन होल काफी ज्यादा कॉम्बिनेशन बना चुके हैं, तो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, और जो पास करने वाले हैं वो भी मटेरियल के अंदर से ही पास कर रहे हैं, उड़ के नहीं जा रहे हैं कोई भी। लेकिन वो इतने नंबर्स में नहीं है कि वो डिप्लीशन लेयर में जो कंबाइंड हुए थे वो तो अभी कंबाइंड ही पड़े हैं, एक एक्स्ट्रा जो है वो आ रहे हैं, और तो उसमें जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल जो पासिंग में इन्वॉल्व है वो डिप्लीशन लेयर को खत्म नहीं कर पा रहे, उनका एग्जिस्टेंस है अभी भी वहां पे। बहुत लार्ज नंबर में इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन हुआ था। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 लिखिए। ये डिप्लीशन लेयर ही है जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में इतना क्या कहते हैं, जो ड्रास्टिक चेंज देख पा रहे हो, समझ गए क्या, इस डिप्लीशन लेयर की वजह से, क्योंकि ये अभी आगे डायोड बना देगा आपका। डायोड एक ऐसा डिवाइस होता है जो वन साइड में करंट को यस बोलता है, दूसरे साइड में, अभी तक आपने ऐसा कोई डिवाइस नहीं पढ़ा इलेक्ट्रिकल में। अगर रजिस्टर है तो वो दोनों साइड से करंट को यस करता है, कैपेसिटर है तो आप चार्ज फ्लो कराते हो तो उस ब्रांच में करंट किसी भी तरफ से फ्लो कराया जा सकता है। इंडक्टर आप पढ़ते हो, लेकिन ये एक ऐसा डिवाइस होगा जो एक तरफ से यस बोलेगा, दूसरी तरफ से नो बोलेगा। अभी देखते हैं कैसे बोलेगा। पॉइंट नंबर 1, ये सब मैं नहीं लिखाऊंगा कि उधर प्योर में उधर ट्राइवेलेंट डोपिंग है, इधर पेंटावेलेंट डोपिंग है, वो सब आप अंडरस्टूड है। पहला पॉइंट लिखे, ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन, ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन near the junction, due to the thermal agitation near the junction, diffusion of majority charge carriers, diffusion of majority charge carriers, अब उठ रहे हैं लोग, थोड़ा जल्दी उठ गए बेटा, 10 मिनट बाद का था। diffusion of majority charge carriers are found, majority charge carriers are found, कॉमा लगा के लिखिए, holes diffuses into n side, holes diffuses into n side and electrons diffuses into p side. ठीक है, देखते रहना मैं जो लिखा रहा हूं। पॉइंट नंबर 2 लिखे, नियर जंक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन, नियर जंक्शन
due to electron hole recombination, a region is found. Electron hole recombination, a region is found where charge carriers are absent. Charge carriers are absent. It is called depletion layer. ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर. पॉइंट नंबर 3 लिखिए. इन डिप्लीशन लेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट. In depletion layer, electric field exists from N side to P side. Electric field exists directed towards, ऐसे लिख लो. In depletion layer, electric field exists towards N side to P side. सही है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर एग्जिस्ट कर रहा है? N side to P side. ब्रैकेट में लिखे total charge in depletion layer 0, but there is charge distribution. सही है क्या? Total charge in depletion layer is 0, but डाइपोल मोमेंट कैसे लिख दोगे यार? डाइपोल मोमेंट 0 थोड़ी है. डाइपोल मोमेंट 0 थोड़ी ना है. इन डिप्लीशन लेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, फिर मैंने ब्रैकेट में लिखा है टोटल चार्ज इज 0, बट द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड. दिख रहा है क्या आपको? इज 0 बट दिस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड. डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब समझ रहे हो? 0 है लेकिन 0 0 0 मिला के 0 नहीं है. एक तरफ पॉजिटिव है, दूसरी तरफ. अब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि एन साइड में पॉजिटिव है कि पी साइड में, तो ये सब मैं नहीं लिखाऊंगा. एन साइड में पॉजिटिव, पी साइड में नेगेटिव. पॉइंट नंबर नेक्स्ट जो भी है, करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स is called current due to majority charge carriers is called diffusion current. Is called diffusion current. ठीक है क्या? It is directed towards P side to N side. It is directed towards P side to N side. And the electric field of depletion layer opposes this current. And the electric field of depletion layer opposes this current. Opposes this current. Next point. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स is directed towards N side to P side. Is directed towards N side to P side. N side to P side. माइनॉरिटी की वजह से N side to P side. And this is called drift current. लिखा दिया क्या मैंने? And this is called drift current. याद रखना ड्रिफ्ट वर्ड किसके लिए यूज होता है? माइनॉरिटी के लिए, और डिफ्यूजन मेजॉरिटी के लिए. लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड of depletion layer supports the drift current. Electric field of हाँ कैसे भी लिख लो आप, मुझे तो जो सारे पॉइंट बोलने वो बोलने. आप 50 बना लो, उसके 2 बना लो, एक ही बात है. एक ही पूरा पैराग्राफ लिख लो. इलेक्ट्रिक फील्ड of depletion layer supports the
ड्रिफ्ट करंट। नेक्स्ट पॉइंट, ये सब मुझे लिखवाना नहीं है, ये आपको खुद याद रखना होता है, बट मैं लिखवा दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है अभी बहुत सारे लोगों को आ रहा है, बाद में गायब होगा ये, इसलिए रिवीजन करो तो एक एक बात याद आ जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिप्लीशन लेयर अपोजेस ड्रिफ्ट करंट, है ना? डेफिनेटली। तो ड्रिफ्ट करंट का सपोर्ट होता है, डिफ्यूजन करंट का अपोज होता है। तो नीचे पॉइंट लिखो, देखो when the equilibrium is achieved, when the equilibrium is achieved, मतलब ये कंडीशन में क्या चीज आ गई कि आपका डिफ्यूजन घटते घटते और ड्रिफ्ट बढ़ते बढ़ते। तो when the equilibrium is achieved, I diffusion equals to I drift, I diffusion equal to I drift। and the width of depletion layer and the width of depletion layer and the width of depletion layer becomes constant, becomes constant। okay, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट। अब मुझे बताइए डिफ्यूजन ड्रिफ्ट के बराबर हो गया और मेरे पास कौन सी कंडीशन आ गई, पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुका है। अब मुझे बताइए क्या अब एक नेट पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाएगा क्या कि एन साइड और पी साइड के बीच में, या मैं ये कहूं कि अक्रॉस द डिप्लीशन लेयर देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। कौन हाई पोटेंशियल पे है? एन साइड हाई पोटेंशियल पे, और पी साइड, तो पता है इधर जो इधर से इधर आप पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो इधर हाई पोटेंशियल है और इधर। अच्छा बताओ ये पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड ही अपोज कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है किसका? माइनॉरिटी का। अपोज कर रहा है तो मेजॉरिटी के हिसाब से हम इस ये जो पोटेंशियल डिफरेंस सेट होगा इसको पोटेंशियल बैरियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बैरियर। बैरियर वर्ड किसके हिसाब से है? मेजॉरिटी। तो लिख लो लास्ट पॉइंट, एट pn junction equilibrium, at pn junction equilibrium there is a potential difference, there is a potential difference across the ends of across the ends of across the ends of depletion layer, across the इतने पे बात कर रहे हैं, across the ends of depletion layer, this is called potential barrier, this is called potential barrier। बैरियर किसके लिए है वैसे ये? तो ब्रैकेट में लिख लो, इट एक्ट्स एज अ बैरियर फॉर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इट एक्ट्स एज अ बैरियर फॉर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, अब मेरे को एक शीट दे दो फटाफट, सेमीकंडक्टर की, होमवर्क देना है किसी के पास? नहीं लाए हो तो मुझे ही निकलना पड़ेगा। है किसी के पास? देखो आ गया। सेमीकंडक्टर्स,
Okay. Thank you for today and good morning all of you.